नमस्कार दोस्तों, टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का आज मैथ का फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट है। तो आपको कल बता दिया गया था हमको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, इस चीज को ध्यान देना है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। सबसे पहला चैप्टर यही होता है और बिल्कुल बेसिक होता है। आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके चलेंगे हम, कि अभी तक बहुत कुछ पढ़े होंगे आप एक बार इसको देखिए कि कैसे इस कंसेप्ट को हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले आता है, हम इसको 2 सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं लघुत्तम समापवर्त, उसके बाद हम पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे कॉमन चीजें आपको बताएं हम, जो आप कभी ध्यान नहीं देते होंगे, कि यहाँ आपका लिखा है लघुत्तम समापवर्त और यहाँ लिखा है महत्तम समापवर्तक। देखिए, समापवर्त और समापवर्तक में बहुत अंतर होता है, आप ध्यान नहीं देते होंगे। समापवर्त और दूसरे में लिखा हुआ है समापवर्तक। बिल्कुल कॉमन चीजें, बिल्कुल यूनिक चीजें हैं ये। आपको ये चीजें समझने के लिए आप इन दोनों को देखना होगा कि ये चीजें में, इनमें और इनमें अंतर क्या हो रहा है, इनमें इस दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, इस चीज को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक की, उसके बाद हम फिर बात करेंगे महत्तम समापवर्तक में, जिसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो देख लेते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक में। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक 2 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले यहां देख लीजिए, एक तो है लघुत्तम और दूसरा क्या है, समापवर्तक। तो देखिए, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब इसमें समापवर्तक में 2 चीजें निकलती हैं, एक होता है समान और धन दूसरा अपवर्त। ये चीजें 2 चीजें इसमें निकलती हैं। लघुत्तम में सबसे छोटा और समापवर्तक में 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक होगा समान धन, दूसरा क्या होगा, अपवर्त। इसी को देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लघुत्तम तो आपको समझ आ गया होगा, सबसे छोटा। इसका डेफिनेशन अभी जब हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि सबसे छोटा मीन्स में क्या है। अब हम समान मतलब आप जानते हैं कि बराबर होता है, और अपवर्त नहीं जानते। अपवर्त मैं आपको दिखा रहा हूं, अपवर्त तो होता क्या है। तो इसको देख लीजिए, अपवर्त, जिसको हम बोलते हैं गुणज भी बोलते हैं, गुणज, मल्टीपल, ये होता है अपवर्त, मल्टीपल। तो ये अपवर्त होता क्या है, इस चीज को देखिए पहले कि किसे कहते हैं अपवर्त। तो देखिए, जिस संख्याओं का अपवर्त निकालना होता है उसमें हम क्रमशः प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है। अगर नहीं पता है तो नेचुरल संख्याएं वे संख्याएं हैं जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 to लेके इन्फिनाइट तक। ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के पहले, यानी प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अपवर्त यानी गुणज, इसको हम गुणज के फॉर्म में बोलेंगे, गुणज मतलब गुणा करने के फॉर्म में। तो अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जिस किसी संख्या का अपवर्त निकालना होता है, उस संख्या में हम नेचुरल नंबर से गुणा करते जाते हैं और उस संख्या का अपवर्त हमको मिलता जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि, देखिए यहां से इसको हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का अपवर्त
निकालना हो उस संख्या में हम प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर से गुणा करते जाते हैं। जो प्राप्त होता है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह उस संख्या का अपवर्त कहलाता है या अपवर्त होता है ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल उस संख्या का अपवर्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे हम ले लेते हैं। सपोज दैट 12 का अपवर्त आपसे पूछा जाए, 12 का अपवर्त बताइए। तो देखिए 12 का अपवर्त क्या होगा, हमने अभी कहा, यहाँ पे आपको बताया भी है कि जिस संख्या का आपको अपवर्त निकालना हो उस संख्या में आप कुछ मत करिए, केवल नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराते जाइए, उस संख्या का अपवर्त मिलता जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है अपवर्त हमारा जो होता है वो क्या होता है, गुणज के फॉर्म में होता है, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। तो 12 का अपवर्त क्या होगा, 12 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 12 गुना 24 होगा। 12 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, 12 3 36 होगा। 12 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ऐसे ये मिलता चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 12 का अपवर्त क्या है, तो इसमें से कोई भी संख्या एग्जाम में दे सकता है कि निम्नलिखित में से 12 का अपवर्त है। तो उसमें पहला ऑप्शन दे सकता है 12, 24, 36 और एक उसमें गलत कर दे, 46 कर दे, तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन देगा 12, 24, 36, 48। तीसरे ऑप्शन दे दे कि 14, 24, 36, 48, तो गलत है वो। यानी अगर जिसमें 12, 24, 36, 48 दैट मीन्स हम कह सकते हैं जिसमें गुणज के फॉर्म में रहेगा, 12 के गुणज के फॉर्म में रहेगा, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, वही हमारा क्या हो रहा होगा, वो उसका अपवर्त होगा, उस संख्या का अपवर्त होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अपवर्त हमारा ये हो गया कि 12 का अपवर्त क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बस आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराते जाइए, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा हुआ अपवर्त। अब अभी तो आप अपवर्त पढ़े हैं, अब दोनों को अगर हम मिला लेते हैं यानी समापवर्त हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो समापवर्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें समापवर्त क्या होता है, समापवर्त। समापवर्त देखिए समापवर्त में क्या होगा, समापवर्त, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, यहां आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा और देखते हैं। अब हम देखते हैं समापवर्त। अब समापवर्त क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए समापवर्त में इसके डेफिनेशन से नहीं मतलब है आपको, जैसे सपोज दैट कह दिया जाए 12, 18, 24, इन तीनों का समापवर्त बताइए क्या होगा। तो समापवर्त का मतलब ये होगा इन तीनों का गुणनखंड हम कर लेंगे, सॉरी इन तीनों का हम अपवर्त ले लेंगे। जैसे अभी अपवर्त लिए हैं, हम अपवर्त में क्या किए हैं, नेचुरल नंबर से गुणा करते गए। इसका होगा 12, 24, 36, 48, 60 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और 18 का ऐसा आप देख लेंगे, 18, 36, 54, 72 ऐसे आप कर लेंगे। 24 गुना 48 हो जाएगा, 24 की 4 3 12 3 6 72 हो जाएगा। ऐसे आप गुणा करते चले जाएंगे। अगर हम इसका अपवर्त आपसे पूछेंगे कि बताइए अपवर्त क्या होगा, तो आप लिखेंगे
सॉरी समापवर्त क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे समापवर्त। इसका समापवर्त हो जाएगा, देखिए समान धन अपवर्त यानी जिसमें तीनों का अपवर्त समान मिलता हो, बराबर हो, वही हमारा उसमें से निकलेगा समापवर्त। इसीलिए हम पहले आपको बताएं क्या अपवर्त क्या है, फिर उसके बाद ये समापवर्त दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है समान, दूसरा धन अपवर्त। तो अगर हम इसका पहले तो हम क्या लिए हैं, अपवर्त ही तो लिए हैं, अभी तक वही तो बताए, 18 का भी हम अपवर्त ही लिए हैं, 24 का हम अपवर्त ही लिए हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों की, जब बात करते हैं अब निकालते हैं समापवर्त। अब तीनों में जो समान होगा, जो मिलता होगा, वही उसका क्या होगा, समापवर्त होगा। जैसे इसमें देखिए 36 है, यहां आपका 36 है, दिख रहा है 36 है, यहां भी 36 है। अब यहां देखिए नहीं मिला, तो अगर हम 48 की बात कर लें, अभी इसको और आगे हम बढ़ते जाते हैं, या थोड़ा छोटी संख्या ले लेते हैं तब समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी ये इसका गुणा करने में थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। हम छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 ले ले, 4 ले ले, 8 ले ले, 2 ले ले, 2 4 8 इसका ले ले, तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। फिर 4 का करेंगे, 4 होगा, 8 12 16 20, ठीक 8 लीजिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ऐसे चलिए 4 दूनी 8 करते हैं 12, 4 4 16, 4 पंचे 20, 4 छंग के 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अब देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, समापवर्त निकालेंगे। तो इसका समापवर्त क्या होगा, समापवर्त, देखिए इसका समापवर्त क्या होगा, अब तीनों में जो कॉमन मिलता होगा, जो तीनों में मिल जाए, समान रूप से मिल जाए, वही उसका क्या होगा, समापवर्त होगा। जैसे देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, ठीक, इसलिए नहीं होगा। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, ठीक, ये हुआ 2 8 16, और बढ़ा लीजिए 2 8 16। अब इसमें देखिए जैसे इसमें 16 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, और इसमें भी 16 है, ऐसे और हम बढ़ाते तो मिल जाता। तो इसका समापवर्त क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा। इस संख्या को और बढ़ाते जाइए, इस संख्या को भी और बढ़ा लीजिए, इस संख्या को भी और बढ़ा लीजिए, तीनों में जो कॉमन मिल जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, 2 4 8 का समापवर्त हो जाएगा। ये चीजें हुई हमारी समापवर्त, क्योंकि हमने पहले ही बताया था अगर किसी संख्या का आपको समापवर्त निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या का अपवर्त कर लीजिए, मतलब उसका गुणज के फॉर्म में निकाल लीजिए। 2 का हमने अपवर्त निकाल लिया, 2 4 6 8, 4 का हमने अपवर्त निकाल लिया, 8 का हमने अपवर्त निकाल लिया। अब इस तीनों का हम क्या निकालेंगे, समापवर्त निकालेंगे। इस तीनों का जब हम समापवर्त निकालेंगे तो तीनों में ये देखेंगे जो समान है, यहाँ डेफिनेशन हमने इसको हमने तोड़ रखा है, समान धन अपवर्त, जिसका अपवर्त क्या हो, समान हो। तो तीनों का जिनका अपवर्त समान मिलता होगा आप उसको उतार लीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, समापवर्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब बात आती है कि लघुत्तम समापवर्तक को निकालने की कितनी विधियां हैं, व्हाट इज ए मेथड ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी निकालने की कितनी विधियां हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियां। देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधि है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं, पहला होता है हमारा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है हमारा भाग विधि, भाग विधि।
इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये है। तो फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। हम लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधि पढ़ेंगे, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों विधियों से आपका आंसर सेम होगा, बस एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका आप लसा निकालिए, गुणनखंड विधि से लसा निकालिए, या दे देगा कि इसका आप भाग विधि से लसा निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से, कि गुणनखंड विधि में कैसे क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि। खंड विधि, ठीक। जैसे हम निकालते हैं गुणनखंड विधि में 4 का, 8 का और 32 का, सपोज दैट इसको हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले जैसे 4 है, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 8 है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी क्या करेंगे 8, 32 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो गया। इसका हम लस निकालेंगे तो लस हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि इसका सबसे पहले मैक्सिमम घात कितना है, इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 2 हो गया मैक्सिमम घात। इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 2 3, 2 के पावर 3 हो गया। और इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना 5, ये इसका मैक्सिमम घात है, 2 के पावर 5 इसका ये मैक्सिमम घात हो गया। तो अब हम यही चीज निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कौन है इसमें, इन तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कौन है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी इसका लसा कितना हो गया 32 हो गया। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और भी देख लीजिए कि लसा होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको बताया नहीं, उसको बता देना चाहिए था। लसा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से कट जाए। यानी परिभाषा क्या आ गया, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ये विभाजित हो जाए। 4 से 32 भी कट जाएगी, 4 अट्ठे 32, 8 से 32 भी कट जाएगी, 8 चौके 32, और 32 से 32 कट जाएगी, कितना हो जाएगा 32 एकम 32। तो हमारा लस लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा भी हमारा निकल गया, यहाँ से डेफिनेशन भी निकल गया, हो सकता है मेरे पूछा जाए। तो वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लसा निकालने गुणनखंड विधि हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। तो देखिए अब फैक्टराइजेशन मेथड आपका हो गया, इसके बाद आपका है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम डिवीजन मेथड को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, 0 to 0, यानी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको अपर कंसेप्ट तक ले जाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल का नाम है TSP क्लासेस 34, यही चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं TSP क्लासेस
34। बिल्कुल आप जुड़ जाइए, सारा सब्जेक्ट वहां आपको प्रोवाइड है, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आप इस चीज को देख लीजिए, इस चैनल को सर्च कर लीजिए, और मैथ तो बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा। अब आपका बैक लगने की उम्मीद बहुत ही कम रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।